हाय एवरीवन, दिस इज अमित सिंह एंड इन दिस वीडियो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस, जिसके लिए मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे आपकी तरफ से। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ें और किस टाइप के करंट अफेयर्स पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो स्ट्रैटेजी रिलेटेड उत्तराखंड पीसीएस की, तो देखो, ये मैंने आपको टेबल दिखाई थी लास्ट वीडियो में। इसमें आप देखो यहाँ पे, ये करंट अफेयर्स है। 2012 में ये 26 क्वेश्चन थे, 16 में ये 14 क्वेश्चन थे, बट रिसेंट वाले को आप फॉलो करो तो 2021 और 24, 21 में 22 क्वेश्चन थे और 24 में 27 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। अब देखो, जब मैं करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ इसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है और जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। हर टाइप के करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आप ये एवरेज लेके चल सकते हो कि 5 to 7 क्वेश्चंस जो है उत्तराखंड करंट अफेयर से रहते हैं और जो बाकी हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रहते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर्स का फॉर्मेट यहाँ पे यूपीएससी वाला ना होकर वन लाइनर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही वैसे पूछे जाते हैं तो आपको वैसे ही चीज़ों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा एग्जाम मतलब जैसा ग्राउंड वैसे ही खेला जाता है ना। तो आप ऐसे समझो, मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर कुछ ईयर्स में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनसे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि किन टाइप के फैक्ट्स के को आपको फोकस करना है। ये पीसीएस 2024 का वो है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो येलो का मतलब है कि ये वो करंट अफेयर्स हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड थे। तो देखो कितना मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है। उस टाइम भी 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा था कि फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में कहाँ पे सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड। फिर है एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंडियन नेशनल वाले करंट अफेयर्स है, नेशनल वाले। वेट अ सेकेंड। हाँ, सो ये नेशनल वाले करंट अफेयर्स है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, देखो, ये कोई रिपोर्ट आई थी, इसमें इंडिया की रैंक पूछी है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना किस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड वाला देख लो, वो ऊपर वाला देख सकते हो आप। मैं अभी इंडियन करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल वाले हैं। तो उनकी बात करें तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था, ये भी न्यूज़ में रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला देख सकते हो आप, इन मार्च हु मेड इट हिस्ट्री एज अ फर्स्ट वुमेन स्नाइपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स। ऊपर भी रैंक ही पूछा था। फिर नेक्स्ट देखो, दिव्य अस्त्रा किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। फिर ये देखो, विच बैंक इन न्यूज फॉर रेजिंग मिलियन थ्रू फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड। फिर है उर्दू, ये जो है उर्दू पोएट गुलजार, जिनको 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उन मतलब गुलजार के अलावा किसको मिला है। Government of India has extended over smart scheme. Prior to Jyoti Atre, the record of oldest Indian woman to scale Mount Everest was. Name the city where 37th National Games. How many gold medals were won by India? In February, who became the first Indian citizen to receive? The next, which among the following was the winner of Best Animated Feature Film? Daniel Kahneman, who died, जिनको नोबेल मिला है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे। वो वाज द फर्स्ट प्राइज, वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। फिर नेक्स्ट है, कॉस्मोनॉट हैज ब्रोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्यूमुलेटिव। ये भी सिंपल मतलब बहुत न्यूज में रहा है। विच इंडियन इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट। द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुकर प्राइज किसको मिला है। फिर देखो, ये एक्वायर्ड ओडेसिटी को किसने एक्वायर किया है, ये उत्तराखंड रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ से देखो क्रक्स क्या है करंट अफेयर्स रिलेटेड। क्रक्स ये है, वेट अ सेकंड। क्रक्स ये है कि इसमें ना, ये जो करंट अफेयर्स आते हैं पीसीएस वाले एग्जाम में, ये बहुत ही मैक्रो लेवल पे आते हैं। मैक्रो मतलब जो न्यूज़ है उसकी हेडलाइंस में ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाए। ये बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते या उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं करते हैं कभी भी। सो उसी को देखते हुए मैंने ये आपके लिए सीरीज बनाई है करंट अफेयर्स की। इसको मैंने डिवाइड किया है नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स,
फिर आपका इन्वायरमेंट, ऐसे करके टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक इस करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ नेशनल, और हमारा फोकस होगा मेजरली, देखो आप अभी कौन सा चल रहा है, ये जून चल रहा है, तो मैंने इसमें जो करंट अफेयर्स कवर किए हैं दिसंबर से लेके 25 मई तक के कवर किए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। वैसे तो इससे पहले वाले भी मैं कवर कर दूंगा, पर ये सबसे पहले कर लेते हैं, हम हर टाइप के फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका दिसंबर से पहले के भी 2-4 महीने के देख लेंगे। सेफ तो होता है कि 1 ईयर का करो, बट अगर आप 6 to 8 मंथ्स के, लास्ट 6 to 8 मंथ्स का भी कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप करंट अफेयर्स में कर पाओगे, ठीक है। और ये न्यूज़ की फॉर्म में मैंने लिखा है, मैं वन लाइनर ही बना सकता था इसको, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रखना है आप लोगों के लिए, सीधा ये फैक्ट फैक्ट ही ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पिक्चर्स और इस सब का भी यूज़ किया है वीडियो बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है। तो देखो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स में आपको जैसे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें जो रेड वंस हैं वो आपको फैक्ट याद रखना है फॉर योर एग्जाम्स। और देखो पहले ये सीरीज हम चलाते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड में एमसीक्यू की भी एक सीरीज चला दूंगा वीडियो फॉर्मेट में, जैसे मैं आजकल क्विज बना रहा हूँ, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये न्यूज़ है कि इंडिया हैज मेड अ ब्रेक थ्रू, इंडिया हैज मेड अ ब्रेक थ्रू in a cervical cancer screening with the launch of indigenously developed HPV test kits, और एक इसने डेवलप की है डीबीटी और एम्सटेली ने। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इंडिया ने मेजर ब्रेक थ्रू किया है किस प्रॉब्लम से, तो आपको ये याद रखना है सर्वाइकल से, और इंडिया ने क्या डेवलप किया है, एचपीवी टेस्ट किट्स को। बस ये ध्यान रखना है आपने कि इंडिया ने कुछ डेवलप किया है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, और वो क्या है, एचपीवी टेस्ट किट। फिर नेक्स्ट आपकी न्यूज है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड दैट कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनइलेक्टेड, इलेक्टेड अनअपोज्ड अंडर this section should secure a minimum percentage of votes -% to maintain a democratic legitimacy. This came in a response to petition by Vidhi Center which argued that denying voters the nota option violates the article 19(1)(a). तो इससे न्यूज से आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अनअपोज, देखो अनअपोज का मतलब जहाँ पे कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता और किसी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में उन लोगों का, कुछ लोगों का कहना ये था कि हम तो नोटा का वोट देने वाले थे, हम तो इन्हें को भी वोट देने वाले नहीं थे, तो आप नोटा का हमारा राइट क्यों डिनाई कर रहे हो, अगर आप किसी को सिंगल कोई इलेक्शन के लिए खड़ा है उसी को विनर डिक्लेयर कर दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो जजमेंट मतलब सजेस्ट किया है कि जो ये जो अनअपोज्ड भी सिलेक्टेड हो वो भी मिनिमम 10 से लेके 15% तक वोट गेन करें। तो आपको देखो इस आर्टिकल से क्या ध्यान रखना है कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड एचपीवी टेस्ट किट इंडिया ने डेवलप कर ली है, और इस वाले न्यूज से आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टेड अनअपोज्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 to 15% के मिनिमम लेजिटिमेसी वोट की सजेस्ट की है गवर्नमेंट को। फिर नेक्स्ट है कि कीर्तिका रेड्डी, अ फॉर्मर मेटा इंडिया हेड एंड नाउ सीईओ ऑफ वेरिक्स। तो कौन है, सबसे पहली बात कीर्तिका रेड्डी जो कि हैं सीईओ किसकी, वेरिक्स की। इन्होंने लॉन्च किया है एआई किरण। क्या लॉन्च किया है, एआई किरण। और ये एआई किरण क्या करेगा, इन पार्टनरशिप विद इंडियन गवर्नमेंट एंड ग्लोबल बॉडीज टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन एआई। तो ये ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंडिया टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन एआई, वेरिक्स जो कंपनी है उसने कौन सा एआई लॉन्च किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा एआई किरण। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन वुमेन को एआई में एम्पावर करने के लिए एआई किरण किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा वेरिक्स। और वेरिक्स कंपनी के आपके सीईओ कौन है, कीर्तिका रेड्डी। कीर्तिका रेड्डी वेरिक्स कंपनी के आपके सीईओ हैं, आपको ध्यान रखना है ऐसे करके। और बाकी ये सारा न्यूज आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा है, आप पूरा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पर मैं आपको करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ यहाँ, यूपीएससी स्पेशली यूकेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूपीएससी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं डीप में भी नहीं जा रहा हूँ न्यूज़ के। तो देखो 3 न्यूज़ हमने पढ़ी। फर्स्ट वाले न्यूज़ से आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड एचपीवी किट जो है वो डेवलप की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 10 से 15% का जो है इलेक्टेड अनअपोज कैंडिडेट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है वोट्स। फिर नेक्स्ट है न्यूज आपका, कीर्तिका रेड्डी सीईओ किसकी है, वेरिक्स की, और इन्होंने क्या लॉन्च किया है, एआई किरण। और एआई किरण क्या करेगा, इंडियन वुमेन को एआई में एम्पावर करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को टू रिवाइज डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स को रिवाइज करने के लिए। वो क्यों कहा है, क्योंकि उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इन्होंने कोई अलग से कुछ नहीं सिस्टम बनाया है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, राइट टू डिजिटल एक्सेस
इज अ इंटीग्रल पार्ट टू द राइट ऑफ लिबर्टी। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, राइट टू लिबर्टी वाला आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 21। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन आने, इस आर्टिकल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, बहुत हाई है। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस अधिकार, मतलब इनमें से किस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर एक राइट अपने जजमेंट में डिक्लेयर किया है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस, राइट टू डिजिटल एक्सेस भी अब क्या है? एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। सो राइट टू डिजिटल एक्सेस कम्स अंडर आर्टिकल 21। ये क्रक्स है इस न्यूज का। और ये किसको कहा है? वैसे केवाईसी से रिलेटेड था, पर ये इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे ही आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही इम्पैक्टफुल। कई बार बहुत, देखो हर एक जजमेंट तो नहीं मैं कह सकता, पर मोस्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है और बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स देता है। जैसे वन ऑफ द जजमेंट्स ये भी है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विच कम्स अंडर आर्टिकल 21। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है 3 की रिफॉर्म्स। थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना, इससे प्रोबेबिलिटी कम है क्वेश्चन आने की, कि एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रेशन और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स और स्टैंडर्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। तो क्या क्या 3 चीजें नई लॉन्च की हैं इलेक्शन कमीशन ने? एक्सेस टू डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, देन वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स एंड स्टैंडर्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। और ये मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं ताकि आप पीपीटी को दोबारा देखो तो आपको चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, मतलब थोड़ा रिकॉल करने में इमेजेस की हेल्प हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी बोल रहा हूँ मैं। एक वो वाला मुझे हाई प्रोबेबिलिटी वाला लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट वाला, और एक यहाँ से, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का काफी एनालिसिस कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, ये एक न्यूज है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इतने इतने करोड़ का। क्या किया है? सबसे पहली बात तो ये नाम ध्यान रखना, नाम क्या है? विजिंजम, नाम है विजिंजम। और ये क्या है? इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। और ये कहां पर है? तिरुवनंतपुरम केरला में। और ये क्या बना है? इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ध्यान रखना है आपका, अभी रिसेंटली क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां पे स्टैब्लिश हुआ है? तो वो आएगा आपका आंसर तिरुवनंतपुरम केरला में। या फिर कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा विजिंजम। तो आपको इस न्यूज से क्या क्या ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो उसका नाम क्या है? विजिंजम। और ये कहां पे स्टैब्लिश हुआ है? ये स्टैब्लिश हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, हर एक करंट अफेयर्स की वीडियो को एग्जाम से पहले तक, लास्ट डे तक देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, एक नहीं रहेगा बात। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी लेड बाय, कौन लेड करेगा उसको? नीति आयोग के सीईओ। तो इस इंफॉर्मेशन में एक तो इंफॉर्मेशन यही छुपी हुई है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अभी बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है नीति आयोग के सीईओ? बीवीआर सुब्रमण्यम। और ये है बीवीआर सुब्रमण्यम जी, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनको फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है, किसके लिए? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए। सो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनको कहा गया है फ्रेमवर्क बनाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमिड राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आपने रिसेंटली देखा भी होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसको रिस्ट्रक्चर किया था। और जो एक्स रॉ चीफ हैं वो कौन है? आलोक जोशी। आलोक जोशी को क्या बना दिया था? चेयरमैन। तो ध्यान रखना आपको कि अभी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आलोक जोशी, जो कि हैं चेयरमैन। सो चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं आपका आलोक जोशी। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक जोशी। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक जोशी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि इंडिया इज होस्टिंग ग्लोबल मीडिया डायलॉग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल मीडिया डायलॉग ये कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया।
और एग्जैक्टली अगर पूछें तो ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मीडिया डायलॉग, और ये किस एक इवेंट था वेव्स 2025, ये उसी इवेंट में इसको भी इंक्लूड कर दिया गया ग्लोबल मीडिया डायलॉग को। तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मीडिया डायलॉग ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई में, इंडिया में। और ये किस इवेंट के अंदर इसको इन्होंने इंडक्ट कर दिया था, तो ये था वेव्स 2025। नाउ next point is the Department of Post will release a commemorative stamp to celebrate the centenary of Pandit Chaturlal, a legendary tabla exponent। तो आपको मेजरली इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो स्टैम्प रिलीज की है, और किसके नाम पे की है, पंडित चतुरलाल, पंडित चतुरलाल। और ये क्या बजा मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो ये तबला प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया पोस्ट ने स्टैम्प कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज करेगा पंडित चतुरलाल जी के नाम पे, और जो हैं एक तबला वादक हैं पंडित चतुरलाल जी, ठीक है। ये किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है, तो 3-4 ये फैक्ट, स्टैम्प, पंडित चतुरलाल और तबला, स्टैम्प, पंडित चतुरलाल और तबला। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मुझे थर्ड एक हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है क्वेश्चन बनने की। इसमें लिखा है कि इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बन रहा है, या उत्तराखंड फर्स्ट बन रहा है इंडिया में, या उत्तराखंड वर्ल्ड में फर्स्ट बन रहा है, ऐसी ऐसी चीजों के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो जो फर्स्ट होता है ना वर्ल्ड में, जो इंडिया करता है, उसका क्वेश्चन आप मान के चलो कि वो आना ही आना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, इसलिए इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप ऑफिशियली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। तो देखो भारत दुनिया की पहली कंट्री बन गया है क्या डेवलप करने वाला, जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। तो इंडिया दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गया है जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। और ये दो टाइप के वेराइटीज को इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया है। एक का नाम है DRR राइस 100, जिसको हम कमला भी बोलते हैं, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। दोनों का नाम रट्टा मार लेना, दोनों का नाम पूछा जा सकता है, बिल्कुल। सो सबसे पहली बात है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप ऑफ एंड ऑफिशियली अनाउंस जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, तो वो है इंडिया। और इन राइस का नाम क्या है, 2 वेराइटीज हैं, DRR राइस 100 जिसको हम कमला भी बोलते हैं, और सेकेंड है पूसा DST राइस 1। ध्यान रखना है, ठीक है। DRR राइस 100 जिसको हम कमला भी बोलते हैं, और सेकेंड है पूसा DST राइस 1। रट्टा मालो, देखो इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप ऑफिशियली अनाउंस जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, और ये 2 राइस वेराइटीज हैं। फर्स्ट वन है DRR राइस 100 जिसको हम कमला भी बोलते हैं, फिर सेकेंड है पूसा DST राइस 1। DRR राइस 100 जिसको हम कमला भी बोलते हैं, फिर नेक्स्ट है पूसा DST राइस 1। डन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। बार बार देखना अगर प्रॉब्लम हो याद करने में। फिर नेक्स्ट है एंशिएंट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन लखुंडी। तो ये ध्यान रखना नाम, ये लखुंडी एक टेम्पल है। ये कहाँ पर है, सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कर्नाटका में। और इसको फाइनलाइज किया गया है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो ये अभी इंडक्ट नहीं हुआ है, पर इसको फाइनलाइज किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लखुंडी टेम्पल को फाइनलाइज किया गया है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। लखुंडी टेम्पल्स को फाइनलाइज किया गया है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट है कि गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का एक कंपनी का नाम है। लेटेस्ट अनवील्ड एन AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM, मतलब आपको AI रिलेटेड गोल्ड, AI जिसमें यूज किया गया है गोल्ड रिलेटेड ATM, वो जो है वो कंपनी ने स्टार्ट किया है। गोल्ड मेल्टिंग ATM वो किस कंपनी ने स्टार्ट किया है, तो गोल्ड सिक्का, ठीक है। तो ये आपको इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है जो मुझे समझ आ रहा है कि AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM किस कंपनी ने स्टार्ट किया है। तो आपको रट्टा मार लेना है कि ये कौन सी कंपनी थी, गोल्ड सिक्का, ठीक है। वेट अ सेकेंड। हाँ, सो AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने स्टार्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड सिक्का, ये है ATM, ठीक है ना।
Let's come to next news. Election Commission of India has announced upcoming launch of ECI Net, a unified digital platform that will integrate over 40 existing web and mobile apps into single interface. मतलब ये है ECI के डिफरेंट डिफरेंट ऐप और वेबसाइट और पोर्टल्स थे। अब लोगों को उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया ECI, जिसका नाम इन्होंने दिया है ECI नेट। तो आपको एक ऐसे ध्यान रखना है कि ECI की सारी वेबसाइट ऐप्स को इन्होंने बना दिया है, इनका नाम दे दिया है ECI नेट। नाम जरूर ध्यान रखना। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज उतना मैटर नहीं करती, पर गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भी एक्टिविटीज करती हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट्स वाई ये आपको ध्यान रखना है कि पोर्टल का नाम क्या है, ECI नेट, जिसमें इन्होंने जिस पोर्टल में सब ऐप्स को इन्होंने क्या कर दिया है, इंडक्ट कर दिया है, मतलब एक ही छतरी में ले लिया सारी ऐप्स को। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक 2025 लॉन्च्ड बाय CBI। देखो सबसे पहली बात, और पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। विद एन इंटरनेशनल स्पोर्ट टारगेटेड ऑनलाइन एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ना आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात रखना है ऑपरेशन हॉक। फिर नेक्स्ट ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, CBI से। और मैटर क्या है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन हॉक फॉर ऑनलाइन टू टारगेट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क किसने स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया? तो गुजरात पुलिस ऐसे ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना चाहिए ये CBI ने स्टार्ट किया। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि CBI ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑपरेशन CBI ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्टार्ट किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। मतलब ये तीन फैक्ट आप रिलेट करो आपस में, ऑपरेशन हॉक, CBI, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क्स को टारगेट करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कोझिकोडी, जो है केरला में, हैज बीन इंडक्टेड इनटू WHO's नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हाई है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कोझिकोड, जो कि केरला की सिटी है, उसको WHO ने अपने एक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसलिए इन्होंने ये नाम दिया है GNAFCC। इसका मतलब ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज, मतलब ओल्ड एज जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके लिए उनका मतलब सबसे अच्छी सिटीज का एक नेटवर्क बनाया है WHO ने। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में जो इंडक्ट किया गया है वो कोझिकोड, जो कि केरला में है, उसको इंडक्ट किया गया है WHO की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में। तो आपको ध्यान रखना है कोझिकोड केरला एज फ्रेंडली सिटीज में WHO की इंडक्ट किया गया है इसको। फिर नेक्स्ट है CESHS has successfully completed नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं, इसलिए वहां की भी एक एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट क्या, जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। सो कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो जगह का नाम है दिरांग और स्टेट का नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है CESHS हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, जो कि है दिरांग अरुणाचल में। सो आपको ध्यान रखना है CESHS हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इन दिरांग अरुणाचल प्रदेश। सो आपको ध्यान रखना है CESHS हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, और ये कहां पे स्टार्ट किया गया है? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है कि IBM, TCS और आंध्र प्रदेश ने पार्टनर किया है किस चीज के लिए, क्या एस्टैब्लिश करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर। इंडिया का जो भी लार्जेस्ट एक्टिविटी होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेशली ये स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम आते हैं। और ये क्या होगा, देखो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आप ध्यान रखो इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। ये कंपनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखना है कि
इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर जो कि है कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। सो इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर स्टैब्लिश किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। और ये ध्यान रखना है आपको, कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क, ये भी कहाँ पर है, अमरावती, आंध्र प्रदेश में ही। मतलब ये है कि अमरावती जो है इसको डेवलप कर रहे हैं अभी जो आपके चंद्रबाबू नायडू वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उसको बना रहे हैं फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क। क्वांटम वैली टेक पार्क वहां पे बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क है वो है अमरावती में, और ये जो इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर है ये भी वहीं पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो दोनों का आंसर अमरावती और आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है मोटा मोटा। स्टेट ध्यान रखना है, कंपनीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर और इंडिया की फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क ये कहाँ पे बन रहा है, आपका अमरावती, आंध्र प्रदेश में। सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, स्टारलिंक ओन्ड बाय इलॉन मस्क। ये तो सब जानते ही होंगे, एक सेलिब्रिटी टाइप के व्यक्ति हैं ये। हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, मेकिंग अ मेजर स्टेप इन एक्सपेंडिंग डिजिटल एक्सेस अक्रॉस द कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है बस मोटा मोटा कि किस कंपनी को इंडिया ने अलाउ किया है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो है स्टारलिंक। और स्टारलिंक के ओनर कौन है, इलॉन मस्क। स्टारलिंक के ओनर कौन है, इलॉन मस्क। बस ये ध्यान रखना है कि सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड है स्टारलिंक, और स्टारलिंक को इंडिया ने अलाउ कर दिया है सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट है presidential reference to Supreme Court under Article 143. It is done with reference to Tamil Nadu Governor judgment. तो अभी क्या हुआ था, जो रूलिंग गवर्नमेंट यूजुअली क्या देखने को मिला है इंडिया में, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वो थोड़ा गवर्नर के जो अपोजिशन मतलब उनके अपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा गवर्नर के थ्रू रूल करने की ट्राई करती हैं। ये कांग्रेस के टाइम पे भी रहा और अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने ये किया है जब जब जिसको पावर मिली है। तो अभी थोड़ा सा ये इसी तरीके का केस एक तमिलनाडु में भी हो रहा था, उसको लेके तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कोर्ट केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये जजमेंट ऐसा आया कि उन्होंने जो आपने सुना होगा एक पॉकेट वीटो करके एक आता है आपका प्रेसिडेंशियल पावर्स में, या वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आप पढ़ते हो, तो पॉकेट वीटो वो जो बुक्स में थी वो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से खत्म कर दी। कौन से केस में ये जजमेंट दिया, तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट। मतलब तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु और गवर्नर से रिलेटेड था वो, इसलिए। तो उसमें क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट जब भी गवर्नर प्रेसिडेंट को कोई बिल रेफर करता है तो प्रेसिडेंट को हर हाल में 3 महीने में उस बिल को एसेंट देनी होगी, मतलब सिग्नेचर करके उसको एक्ट बनाना होगा, वरना ऑटोमेटिकली पास समझा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली उनके थोड़ा सा उनकी टेरिटरी को वीक किया है, तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक आर्टिकल 143 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो लीगल एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, और इसी केस से रिलेटेड है। वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। जब भी डेटा ज्यादा होता है उस पर क्वेश्चन फ्रेम करने की, एमसीक्यू फ्रेम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट रेफरेंस वैसे इतना कॉमन इंस्टेंस नहीं है, कॉमन इवेंट नहीं है जो बार बार होता रहता है। तो ये 16th टाइम ये आपको ध्यान रखना है ये इंस्टेंस हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर दिया जाता है, वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, तो आपको ध्यान रखना है, यहीं से ध्यान रख लो 143, और ये किस कोर्ट के रेफरेंस के मतलब किस जजमेंट के रेफरेंस में ये दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट। और ये कौन सा टाइम ये जो है आपका ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का यूज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो ये हो जाएंगे आपके 16th टाइम ये इसका यूज किया गया है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स बन सकते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है, मैंने बहुत पेपर एग्जाम भी दिए हैं, एनालिसिस भी बहुत किए हैं एग्जाम के, तो मुझे क्वेश्चन फैक्ट देख के आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं TFR स्टूड एट 2.0 इन 2021। देखो अभी अभी क्या हुआ है, एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, वो कौन रिलीज करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं।
तो इन्होंने फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह को स्टडी करते हैं ना, दैट्स वाई फर्टिलिटी के रिगार्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का, उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा रिलीज किया है। तो आपको जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखने हैं इसके। तो मेन फैक्ट है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको रखना है 2.0, रट्टा मार लेना इसका। इंडिया का फर्टिलिटी रेट राइट नाउ इज 2.0 एज पर रिसेंट एसआरएस रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट फर्टिलिटी किस स्टेट में है इंडिया के, तो हाईएस्ट है आपका बिहार में, बिहार में 3.0, ठीक है। मतलब फर्टिलिटी रेट ये एवरेज निकलता है, तो मतलब इंडिया में ओवरऑल 2 बच्चे पैदा होते हैं एक फैमिली में, मतलब आप ये मान सकते हो। और बिहार में ये 3 तक जाता है, इसलिए हाईएस्ट है बिहार का। और दिल्ली और वेस्ट बंगाल में ये लोएस्ट है, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में ये है 1.4। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इसके अकॉर्डिंग। और ये कौन सी रिपोर्ट है, 2021 वाली है, ये अभी रिलीज हुई है। और 20 में भी उतना ही था इंडिया का 2.0 ही, कोई चेंज नहीं हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट में। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया वॉज India right now is, as per this report, it is 2.0, and Bihar reported the highest total fertility rate, which was 3.0, और दिल्ली और वेस्ट बंगाल का लोएस्ट है जो कि है 1.4। नंबर भी ध्यान रखना, स्टेट भी ध्यान रखना, लोएस्ट हाईएस्ट भी ध्यान रखना। तो अगेन मैं याद दिला देता हूँ, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2.0 इंडिया का, बिहार का हाईएस्ट है जो कि है 3, ठीक है। और दिल्ली और वेस्ट बंगाल का लोएस्ट है जो कि है 1.4। डन। नाउ और भी फैक्ट्स हैं इसी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इसमें एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ डेटा रिलीज किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ये जो ब्रेकअप है एज का, एज स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, वो भी ध्यान रखना है आपको। 0 से 14 ईयर्स की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, लगभग आप मोटा आइडिया ले लो कि 25%। एमसीक्यू ही तो करेक्ट करना है, क्लोज टू ऑप्शन करके कर सकते हो। सो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन 0 to 14 ईयर्स इन इंडिया। फिर 15 to 59, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप पीरियोडिक ऐसे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं ध्यान आ रहा, पीरियोडिक लेबर सर्वे आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करता है, वो वर्किंग इससे रिलेटेड आता है, एम्प्लॉयमेंट और ये सब के बारे में भी जानकारी देता है। तो उसमें भी यही वाला ईयर्स को लिया जाता है, 15 to 59। इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज ग्रुप। मतलब ये जो लोग हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिनसे मिलता है, मतलब डेमोग्राफिक सॉरी, मतलब वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बेसिकली इतने ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में, तो 66.2%। मतलब देखो मोटा मोटा ध्यान रखो, 1/4 लोग तो हैं 0 से 14, और 15 से 59 है आपका 2/3, और जो बचा वो आपका 2 याद कर लो, थर्ड ऑटोमेटिकली 100% में से माइनस कर लेना, तो वो 60+ एज ग्रुप के हो जाएंगे, ठीक है। और एल्डरली पॉपुलेशन में हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया में केरला में, और लोएस्ट है आपकी बिहार में। तो बिहार आपका 2 जगह पे नाम आ रहा है यहाँ पे, highest in fertility rate but lowest in elderly population, highest in fertility rate but lowest in the elderly population, ठीक है। तो मेन फैक्ट्स मैं फिर से याद दिला दूं, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ वेट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज 2, बिहार का हाईएस्ट है जो कि है 3, दिल्ली वेस्ट बंगाल का लोएस्ट है जो कि है 1.4। फिर एज स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है, तो ये है 24.8%, 0 to 14 ईयर्स, 15 to 59 जिसको वर्किंग एज ग्रुप बोलते हैं, इसका है 66.2%। फिर इससे ऊपर है आपका 65+ से ऊपर है 5.9%, और 60+ से ऊपर है 9%। एल्डरली पॉपुलेशन हाईएस्ट है केरला में, इसीलिए केरला से देखो यहाँ से रिलेट कर लेना, एल्डरली जो अभी ग्रुप ऑफ सिटीज WHO ने बनाया था वो भी केरला में ही है, ठीक है, कोझिकोड, वो भी ध्यान रखना, इससे रिलेट कर लेना, ऐसे से फैक्ट्स को रिलेट कर लिया। सो हाईएस्ट आपका एल्डरली पॉपुलेशन है केरला में, और लोएस्ट है बिहार में। और ये भी फैक्ट ध्यान रख लेना कि मीन एज जो है अब फीमेल्स की कितनी है, 22.5 ईयर्स। तो थोड़ा इंप्रूव हो रही है इंडियन सोसाइटी भी, अब 22.5 ईयर, जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी, अगर आप 30-40 साल पहले की बात करो। अब धीरे धीरे सोसाइटी भी इंप्रूव हो रही है, ये डेटा यही सब बताता है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट है कि ऑन मई यूनियन मिनिस्टर मनमोहन लाल इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र। तो ये भी ध्यान रखना आपको, भारत बोध केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। सो भारत बोध केंद्र का मतलब भारत के बारे में जानने वाली जगह, मतलब एक लाइब्रेरी टाइप की स्टैब्लिश है जिसमें आप भारत के बारे में बहुत डिटेल में जान सकते हो, बहुत अलग अलग डिफरेंट वे से, कल्चर, फूड एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट इंडिया। सो भारत बोध केंद्र, मोटा मोटा ध्यान रखना, ये मिनिस्टर और डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेन है क्या और कहाँ, यही इंपॉर्टेंट होता है मेजरली, किसने, है ना। तो भारत बोध केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, इंडिया हैबिटेट सेंटर, और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में।
Now, next point है Supreme Court of India, while addressing a suo motu petition on the rise of child rape incident, has ordered center and state government to urgently set up exclusive पॉक्सो कोर्ट्स। अभी देखो पॉक्सो कोर्ट्स, पॉक्सो से रिलेटेड कोई एक एक्ट है पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऐसे करके है कुछ, सेक्सुअल ऑफेंसेस। I'm not I'm not able to recall the correct expansion of this acronym। acronym बोलेंगे नहीं, जो भी बोलेंगे शॉर्ट, ये जो शॉर्ट वर्ड है पॉक्सो, इसका डिटेल मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर ये चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एक्ट है, बट इसकी भी प्रोसीडिंग्स नॉर्मली होती हैं। दैट्स वाई अब जब केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपना क्या बोलते हैं, जो उनके पास पावर है, बहुत सारी पावर है, उसके बेसिस पे ये कहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पोक्सो कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, तभी ये चाइल्ड रेप के इंसिडेंट्स में शायद कोई कमी आ सके। सो मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस टाइप के कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा कि इट्स पोक्सो कोर्ट्स के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है। नेक्स्ट है in a strategic move to promote sustainable transport and ecotourism in Jammu Kashmir, Inland Waterways Authority of India, सबसे पहली बात ध्यान रखना, Inland Waterways Authority of India ने रीजनल ऑफिस कहाँ शुरू किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है श्रीनगर में। तो रट्टा मार लेना इसका, Inland Water Authority of India का रीजनल ऑफिस कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है श्रीनगर में। So in a strategic move to promote sustainable transport and ecotourism in the Jammu Kashmir, Inland Water वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये हुआ है आपका श्रीनगर में। सो आपको यही ध्यान रखना है, इनलैंड वाटर, ये पूरी कहानी नहीं होती, ये पूरी कहानी तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए होती है, थोड़ा सा याद आपको रह जाता है अगर थोड़ा सा आर्टिकल लिखा हो इंस्टेड ऑफ फैक्ट। तो इनलैंड देखो, पढ़ के आप अपना एक दो पेज में अपना शॉर्टकट में भी बना सकते हो नोट, जब आपने कहानी सुन ली, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको यूटिलाइज करो वीडियो को। मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा अपना टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी है। So in a strategic move to promote sustainable transport and ecotourism, Inland Waterways Authority of India ने अपना रीजनल ऑफिस स्टैब्लिश किया है श्रीनगर में। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, श्रीनगर में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया फर्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट, ऐसी वाली चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो रिन्यू पावर एक कोई कंपनी है, उसने स्टैब्लिश किया है इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स। सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, अनंतपुर में, वो की है आंध्र प्रदेश में। तो किसी कंपनी ने स्टैब्लिश किया है इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स। तो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, रट्टा मार लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू पुश टुवर्ड्स द कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, E0 FIR। देखो जीरो FIR का एक तो होता है नॉर्मल FIR। नॉर्मल FIR एक जूरिसडिक्शन में होती है, मतलब जो अगर वो घटना उस क्षेत्र की है तो उसके लोकल जो भी, मतलब जिस थाने या चौकी के अंदर वो आता है एरिया, उसी में वो रजिस्टर की जाती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल FIR। जीरो FIR का मतलब होता है जब मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जूरिसडिक्शन जो है आपका FIR लॉन्च की जाती है। अब E0 FIR का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक होगी, और इसमें बोला गया है ऑटोमेटिक होगी, ये किसी फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है ये बेसिकली। तो उसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया है E0 FIR। तो इसमें क्या होगा कि एक जैसे अगर 10 लाख से ऊपर का कोई फ्रॉड होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो है आपका FIR उसमें फाइल हो जाएगी, और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी उसमें दिए गए हैं। तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अभी स्टेप लिया गया है, तो वो क्या है, E0 FIR। E0 FIR में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने से, ये बोला हुआ है कि 0 FIR फॉर द केसेस इन्वॉल्विंग लॉसेस अबाउट 10 लाख। तो ये लिमिट यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, 10 लाख से ऊपर में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया ये अभी जस्ट, ये लिखा हुआ है इसमें कि E0 FIR में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स 0 FIR फॉर फाइनेंशियल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स अबाउट 10 लाख। कोई भी अगर साइबर क्राइम की कंप्लेंट आती है 10 लाख से ऊपर की, तो ऑटोमेटिकली E0 FIR यहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, बस यही है। और 0 FIR एट एनी पुलिस स्टेशन, ठीक है।
लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। फिर नेक्स्ट है, इन अ लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड मिनिमम ऑफ दिस मस्ट सर्विस फॉर प्रीरिक्विजिट फॉर अप्लाइंग फॉर द सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सीरियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे यूपी का है, उत्तराखंड का है, हरियाणा का है, जो भी कहीं कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कराता है। ये जो हम देते हैं ये होता है सिविल सर्विस, मतलब स्टेट सबऑर्डिनेट, ऐसे सिविल सर्विस, अपर सिविल सर्विसेज होता है। और जो है आपका ऐसा ही सिमिलर टाइप का एग्जाम जज के लिए भी होता है, जिसको जूनियर डिवीजन सिविल जज बोलते हैं, जो कि अभी आया भी था, पीसीएस जे बोलते हैं उसको, पीसीएस जुडिशियल। ठीक है। तो पहले वो ऐसा था कि लॉ एलएलबी करे हुए स्टूडेंट डायरेक्टली उसकी प्रिपरेशन कर लेते थे और सीधा जज बन जाते थे बिना किसी लॉ की प्रैक्टिस किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे थोड़ा सा विराम लगाते हुए 3 साल की प्रैक्टिस भी मैंडेटरी कर दी है जूनियर जज बनने के लिए। अब ये आपको मेजरली इसमें फैक्ट यही ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है सिविल जूनियर जज बनने के लिए, तो वो है 3 साल की प्रैक्टिस, जो आपको इस फैक्ट से ध्यान रखना है। फिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिस्टोर्ड द हिस्टोरिकल राजों की बावली। राजों की बावली, ये स्टेप वेल है फ्रॉम लोधिएरा, लोधिएरा के टाइम का है, और ये कहाँ पर है, दिल्ली में। तो मोटा मोटा ये न्यूज़ को ही ध्यान रखो, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से टपक जाए करंट अफेयर्स में कुछ नहीं पता। तो दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजी, ये ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ राजों की बावली, एक स्टेप वेल था, लोधी के टाइम का था, उसको, जो कि कहाँ पर है, महरौली, दिल्ली में। तो इसको क्या कर दिया है, रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया। सो आपको ध्यान रखना है, आर्कियोलॉजिकल ये है आपका फोटो, ये एग्जैक्टली वहीं से मैच की हुई है जो इवेंट है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिस्टोर कर दिया है हिस्टोरिकल राजों की बावली, 16th century स्टेप वेल फ्रॉम लोधी एरा लोकेटेड इन मेहरौली, दिल्ली। ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, इंडिया हैज अप्रूव्ड दिस मच करोड़ शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट एमिंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू मल्टी मॉडल सी रूट वाया म्यांमार बाईपासिंग बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी बांग्लादेश थोड़ा सा आंख दिखा रहा है इंडिया को, पर इंडिया भी उसी वे में एक्ट कर रहा है। फिर ये उसी का एक एक्शन है कि इंडिया ने बांग्लादेश को मतलब थोड़ा सा पीछे करना शुरू कर दिया है, अब अपने काम मतलब उसके बिना निकालने का एक नया मॉडल निकाल लिया है। तो उसी के अंतर्गत इंडिया ने क्या किया है, ये करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कौन सा है, शिलोंग सिलचर हाईवे, ये इंपॉर्टेंट है, किसको कनेक्ट कर रहा है, शिलोंग सिलचर प्रोजेक्ट। ये क्या है, न्यू मल्टी मॉडल सी रूट है, और किस देश से जाता है, ये म्यांमार से, और ये किसको बाईपास करेगा, बांग्लादेश को। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम, शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कौन सा प्रोजेक्ट, शिलोंग सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट, शिलोंग को सिलचर हाईवे प्रोजेक्ट, एमिंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू मल्टी मॉडल सी रूट वाया म्यांमार, जिससे हम क्या करेंगे, अपना ये लिखा हुआ है कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव विल India's Act is policy reduce dependence on Siliguri corridor and integrate Kaladan multi-modal transit project। तो मेन आप पॉइंट यही था कि शिलोंग सिलचर हाईवे को अप्रूव कर दिया इंडिया ने, जो कि म्यांमार से होके जाएगा और बाईपास कर देगा बांग्लादेश को। सो शिलोंग सिलचर हाईवे जो कि म्यांमार से होके जाएगा और बाईपास कर देगा आपका बांग्लादेश को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। WHO इंटरनेशनल लेवल की न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। India has been officially certified by WHO for eliminating trachoma as a public health problem during 78th World Health Assembly in Geneva। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया को किस जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से जो है सर्टिफाई कि इंडिया ने वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया है, ऐसा WHO ने सर्टिफाई किया है। तो वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे जिस जिस वेट अ सेकंड, लेट मी रीड इट वंस। इंडिया हैज ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय WHO ने इंडिया को ऑफिशियली सर्टिफाइड कर दिया है किसके लिए, फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए, को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए WHO ने इंडिया को सर्टिफाई कर दिया है कि इंडिया ने सर्टिफाई कर दिया कि इंडिया ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया, सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी
ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो ये थी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ट्रैकोमा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट फैक्ट इज, वेट अ सेकंड, वेट। Now, next fact is India is projected to outpace China and become the largest potato producer globally by 2050 as per expert from the International Potato Center। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये बोल रहा है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बोल रहा है कि इंडिया जो है वो बन जाएगा 2050 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, पोटैटो का। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने ये बोला है कि इंडिया 2050 तक बन जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो का। पर अभी कौन है, अभी है चाइना। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो क्या ध्यान रखना है, इस न्यूज में से ये ध्यान रखना है कि इंडिया किसने कहा है, सबसे पहली बात इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने बोला है कि इंडिया बन जाएगा पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कब बनेगा, 2050 तक, और चाइना को सरपास कर जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। गीता समोटा, ये जो फीमेल्स कुछ अचीव करती हैं, स्पेशली कुछ पीक वगैरह चढ़ती हैं, वहां से क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है, ऐसा ट्रेंड मुझे देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ये आपको नाम रट्टा मार लेना है, गीता समोटा। ये कौन है, सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, और ये कहाँ से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से। हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट सीआईएसएफ ऑफिसर टू सबमिट माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट सीआईएसएफ ऑफिसर कौन है, गीता समोटा। सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ ऑफिसर कौन है, गीता समोटा। सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ ऑफिसर कौन है, तो वो है गीता समोटा। ठीक है, याद रखना, रट्टा मार लेना बिल्कुल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली आपका सीआईएसएफ ऑफिसर कौन बनी है, तो ये है गीता समोटा। और ये ऊपर वाली ध्यान रखना कि इंडिया बन जाएगा पोटैटो में लीडर 2050 में, और ये किसने कहा है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने, और करंटली कौन है, चाइना। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि एफएसएसएआई ने डायरेक्ट किया है ऑल स्टेट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, किसके अगेंस्ट, किस यूज के अगेंस्ट, कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या है, इलीगल फ्रूट राइपनिंग एजेंट है, स्पेशली इन मैंगो मार्केट्स। तो मैंगो को राइप करने के लिए, कच्चे आम को पकाने के लिए ये यूज होता है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि केमिकल इज नोन टू बी कार्सिनोजेनिक एंड कॉजेज माउथ अल्सर, मतलब केमिकल से माउथ अल्सर होता है। तो किसके लिए डायरेक्टिव एफएसएसआई ने जो है मतलब स्टेट्स पर डायरेक्ट किया है, तो वो है केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड, और ये किसमें यूज होता है, ये ध्यान रखना बस, मैंगो मार्केट में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि ईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी एट पोलिंग स्टेशन टू ऐड वोटर कन्वीनियंस। तो ये इससे क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन मुझे कम लग रहा है, पर नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन दिख रहा है कि शायद इससे बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नो इलेक्शनियरिंग एक्टिविटी इज अलाउड विद इन 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने एरिया में पोलिंग स्टेशन के इलेक्शनियरिंग एक्टिविटी को बैन कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो है 100 मीटर तक के एरिया में। ऊपर वाले भी ध्यान रखना, न्यूज सारी ध्यान रखो। देखो ऐसा है, बिल्कुल सटीक ध्यान रखना कि मतलब होगा भी नहीं, वो तो ऑप्शन देख के याद आता है वहां से, जो आपने सुना होता। दो बार अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो आपके मतलब सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर इस वीडियो से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। नाउ नेक्स्ट है कि फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ 42 करोड़ इंटीग्रेटेड, ये सब करोड़ वगैरह का कोई रोल नहीं है। आपको याद रखना है कि एक्वा पार्क यहाँ पे एक स्टैब्लिश हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, कैलाश शहर में, और ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में। तो आपको ध्यान रखना है, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है किसका, एक्वा पार्क इन कैलाश शहर त्रिपुरा। सो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है एक्वा पार्क का कैलाश शहर त्रिपुरा में। सो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है एक्वा पार्क का कैला शहर त्रिपुरा में। वेट अ सेकंड। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल टी डे कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंटरनेशनल का मतलब इंटरनेशनल वाले इवेंट देख लेना कि किस कंट्री में हो रहे हैं, वो इंडिया में ही हो रहे हैं, तो ऐसे करके भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल वाले आप बहुत बार ऑप्शन में अगर फॉरेन कंट्री दिखती है तो उसको मार्क कर देते हो। तो इंटरनेशनल टी कन्वेंशन डे, सॉरी इंटरनेशनल टी डे कन्वेंशन, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली, इंडिया में, इंडिया में ही हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नाउ एक चीज और मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई मैगजीन कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने करंट अफेयर का कंटेंट मेरा फॉलो कर रहे हो तो मेरे ही करो, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो सब अननेसेसरी है। वो हो सकता है कि 20-22 क्वेश्चन आए तो 2-3 ना आए मेरे से, पर मैक्सिमम मिल जाएंगे, 80% प्लस ही मिलेंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज इंडक्टिंग एन एंशिएंट स्टिच्ड शिप, जो कि रेप्लिका है किसका, एक वेसल का जो कि इंस्पायर्ड है अजंता केव पेंटिंग से। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलके क्या किया है, इंडक्ट किया है एक एंशियंट स्टिच्ड शिप को, जो कि रेप्लिका है एक वेसल का जो कि इंस्पायर्ड है अजंता केव पेंटिंग से। तो ये ध्यान रखना है आपको मेजरली कि इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टिच्ड शिप का एक रेप्लिका बनाया है जो कि इंस्पायर्ड है वेसल ऑफ अजंता केव पेंटिंग से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स इंडिया 2026। सो ये एक एरोस्पेस रिलेटेड इवेंट है, एविएशन सेक्टर का इंडिया के। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकेशन इसकी हैदराबाद में। सो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद। और ये भी ध्यान रखना, हैदराबाद मतलब तेलंगाना ऑल्सो, मतलब अगर स्टेट पूछ ले तो तेलंगाना, वो सबको ही पता होगा वैसे तो, पर कई बार हम हैदराबाद याद करके रखते हैं, वहाँ स्टेट में ऑप्शन आएंगे तो ध्यान नहीं रहेगा, ये बात होती है कभी कभी। सो विंग्स इंडिया 2026 ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। और ये कैसा इवेंट है, इंडिया के एविएशन सेक्टर का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब एक कह सकते हो ईयरली गैदरिंग का। फिर नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट ड्रॉप हुए हैं कितने स्टेट में, 23 स्टेट में। सो ये भी पूछ सकते हैं, ये जो स्कूल हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उस पर भी ये ज़्यादा फोकस करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीक अर्जेंट प्रोब, और इसमें जो ये एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा कम हुए हैं ये यूपी में हुए हैं। और ये रिवील कैसे हुआ, ये रिवील हुआ पोषण स्कीम की मीटिंग में। तो पोषण स्कीम की मीटिंग चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वहाँ पे ये रिवील हो गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट जो है वो ड्रॉप हुए हैं, मतलब लोग एडमिशन कम ले रहे हैं। 23 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जिनमें गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रहे हैं, और जिनमें यूपी ने टॉप किया है। मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में अब पढ़ना ही नहीं चाहते, एनरोलमेंट ड्रॉप हो रहे हैं मतलब वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, यूपी ने टॉप किया है, कितने स्टेट में ड्रॉप हुआ है, तो 23 स्टेट्स में ड्रॉप हुआ है ना। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन, किसमें किया है, जनरल पूल ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। मतलब देखो जो सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं उसमें भी एक रिजर्वेशन सा लगा दिया इन्होंने, किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड 4%, कितना परसेंट है रिजर्वेशन, ये भी ध्यान रखना कि 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। लेट मी चेक समथिंग, वेट अ सेकंड। या एवरीथिंग इज फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। सो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है 4% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। तो जनरल पूल ऑफ मतलब रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए 4% रिजर्वेशन लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसके लिए लगाया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उद्घाटन में, वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने तो इसे इनॉग्रेट किया है, और इसको क्या बोलते हैं हम, पंबन ब्रिज। सो आपको ये सुनाई दे तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये क्या है, ये फर्स्ट वाला जब वर्ड आ जाता है ना तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। सो फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, देखो लिफ्ट कैसे देखने को मिलती है आपको, हॉरिजॉन्टली देखने को मिलती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये ऐसे में है लिफ्ट, ऐसे समझो इसे, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। सो सी ब्रिज है इन अ कंट्री रिप्लेसेस ओल्ड पंबन ब्रिज को, और एक किससे कनेक्ट कर रहा है, रामेश्वरम आइलैंड है उसको कनेक्ट कर रहा है मेनलैंड इंडिया से, और मेनलैंड इंडिया के कौन से प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, रामनाथपुरम। तो आपको ध्यान रखना है पंबन ब्रिज वो क्या है, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है इंडिया का, और ये कहाँ पे बना है, तमिलनाडु। तो इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ पे बना है, तमिलनाडु में। उस ब्रिज का नाम क्या है, पंबन ब्रिज। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, रामेश्वरम आइलैंड को रामनाथपुरम से।
जो कि मेनलैंड इंडिया में है। मतलब ये है कि जैसे इंडिया का ये मैप है, तो ये रामनाथपुरम होगा कहीं, सॉरी, हाँ रामनाथपुरम होगा, और यहाँ पे ये आइलैंड होगा, तो इसके लिए बीच में ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ये कहाँ पे बना है, तमिलनाडु में। और कौन, क्या नाम है इसका, पम्बन ब्रिज। क्या कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड को रामनाथपुरम, जो कि मेनलैंड इंडिया में है, उससे। और ये इसका फोटो है पम्बन ब्रिज का। ठीक है, कम टू नेक्स्ट वन। फिर नेक्स्ट है कि तेलंगाना, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है शेड्यूल कास्ट के अंदर बहुत सारी कास्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं। ये बोल रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का भी जो रिजर्वेशन है उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में स्प्लिट कर सकते हो। मतलब जिस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कम है उनका रिजर्वेशन बढ़ा सकते हो, इस टाइप की चीजें। मतलब मेजर अंडरस्टैंडिंग ये है इसकी। तो तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का। तेलंगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना इज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया, पहली है इंडिया में किसको इंप्लीमेंट करने वाली है, एससी सब कैटेगराइजेशन को। इन्होंने एससी का रिजर्वेशन को भी स्टेट में अपने सब कैटेगराइज कर दिया गया है। सो आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने एससी को, सब एससी रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज कर दिया है। सो इम्प्लीमेंट शेड्यूल का सब कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। किसने कर दिया है, तेलंगाना ने। फिर नेक्स्ट है, इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन अ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट पे एक फिक्स टाइम जो पॉकेट वीटो थी वो खत्म कर दी है एक हिसाब से। तो अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाए ना कि पॉकेट वीटो किस अभी जजमेंट से खत्म हुई है, तो ये तमिलनाडु वाला ही केस ध्यान रखना, वो पॉकेट वीटो के ही बारे में थी। पॉकेट वीटो का मतलब पॉकेट में डाल लिया और भूल गए, ऐसे तो कर रहे थे ये कि 1.5 साल से बिल अटका के रखे हुए हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे और वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिजेक्ट का तो उतना इशू होता है ना उसमें बहुत सारे। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी सी इसको बोलते हैं फेडरल प्रैक्टिस को, मतलब अपोज करने वाली चीज को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए जो है ये 3 मंथ की डेडलाइन लगा दी है। 3 मंथ अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बिल जो है पास समझे जाएंगे। और यही कोर्ट ने उस दिन किया भी है कि जो गवर्नर ने साइन भी नहीं किए थे उन बिल को भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली पास समझा जाएगी। नाउ नेक्स्ट है कि इंडिया हैज एडेड अनदर फीदर टू इट्स सिविलाइजेशन गैप विद इंक्लूजन ऑफ भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स और भारत मुनि का नाट्य शास्त्र। किसमें इंक्लूड किया गया है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया के दो जो है कल्चरल, वो आप मान सकते हो इसको, दो कल्चरल एलिमेंट्स को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स और सेकंड है आपका भारत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया है भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट है कि अभी तो उत्तराखंड ने यूसीसी पास किया था, गुजरात ने भी क्या किया है, इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। मतलब वहां भी जल्दी होने वाला है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये वो ड्राफ्ट ही कर रहे हैं पूरा, उत्तराखंड वाले को शायद वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि यूसीसी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई है, तो गुजरात ने बनाई है। और ऊपर वाले का पॉइंट ध्यान रखना है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो वो है भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन मार्च 31 होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया है स्टैचू किसका, महाराजा अग्रसेन का। कहाँ पे, हिसार हरियाणा में। तो मोटा मोटा यही ध्यान रखना कि महाराजा अग्रसेन का स्टैचू अभी अनवील किया है और कहाँ पे किया है, हिसार हरियाणा में। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है वैसे न्यूज की, पर फिर भी सुन लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो कि एम के स्टालिन ने अनाउंस किया है हाई लेवल कमेटी। किसके लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए और स्टेट ऑटोनॉमी के लिए। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये ऐसे बन के आएगा कि किसी स्टेट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है टू प्रपोज मेजर्स टू एनहांस स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब स्टेट ऑटोनॉमी इन्हें जाना चाहिए, उसको रिव्यू करने के लिए किस स्टेट ने ये कमेटी बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु ने बनाई है। और क्यों बनाई है,
वही गवर्नर वाला केस है। गवर्नर वाले केस से प्रेसिडेंट पे तो वो लग गया टाइमलाइन, फिर टाइमलाइन के बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिए जो मैंने आपको बताया 16th रेफरेंस है। फिर जब वो रेफरेंस गया तो तमिलनाडु ने उसका अपोज किया कि जब आप जजमेंट आ चुका है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद इन्होंने ये वाली कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, जिसको हेड करेंगे आपका कुरियन जोसेफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन को और स्टेट ऑटोनॉमी के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू के लिए और स्टेट ऑटोनॉमी के लिए मेजर सजेस्ट करने के लिए किसी स्टेट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वो स्टेट है तमिलनाडु, और उसके चेयरमैन कमेटी के हैं कुरियन जोसेफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि 7th एडिशन अभी हुआ है पोषण पखवाड़ा, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। ये ध्यान रखना है मोटा मोटा। सो पोषण पखवाड़ा आपका 7th एडिशन हुआ है उसका, तो ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। सो मोटा मोटा यही ध्यान रखो, पोषण पखवाड़ा न्यू दिल्ली, बस। नाउ नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट, ये भी ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट वाले पॉइंट ज्यादा ध्यान आते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, न्यू दिल्ली में। तो इंडियाज फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, न्यू दिल्ली में। सो इंडियाज फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, न्यू दिल्ली में। सो इंडियाज फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, मतलब एथलीट्स के लिए कोई डिफरेंट वो बना दिया है पासपोर्ट का प्रोसेस, एक डिफरेंट, ये बता मतलब उनका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है, उनको नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट करने, सिंपल। सो इंडिया की फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट वो आपका एस्टैब्लिश हुई है न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कहाँ पे है, मुंबई में। और ये क्या है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और एक इसको इसको इनॉग्रेट किया है मंत्री ने इस डेट में, मार्किंग अ मेजर बूस्ट टू क्रूज टूरिज्म एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन पैसेंजर। ये भी ध्यान रख सकते हो आप, एनुअल कैपेसिटी इसकी कितनी है, 1 मिलियन पैसेंजर की। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, मुंबई में। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, तो ये स्टैब्लिश हुआ है मुंबई में, और इसकी एनुअल कैपेसिटी है 1 मिलियन पैसेंजर्स की, 1 मिलियन पैसेंजर्स की। फिर नेक्स्ट है पॉइंट कि इंडिया अलाउ करने जा रहा है कितना परसेंट, 49% एफडीआई किसमें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पावर सेक्टर में। सो अभी तक इसमें अलाउड नहीं है एफडीआई, सो सॉरी, मतलब इस लेवल तक अलाउड नहीं है। सो दैट्स व्हाई इंडिया अलाउ करने जा रहा है कितना परसेंट एफडीआई, 49%। मतलब इसको बोलते हैं, मतलब उसमें ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं, पर उसको वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स व्हाई इंडिया अलाउ करने जा रहा है 40%, 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज यूआईडीएआई ने, जो कि आधार इशू करता है, यूआईडीएआई आपको पता ही है, उसने मेघालय को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बताया है किस किस चीज में, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स ऑफ चिल्ड्रन और वेरिफिकेशन ऑफ एडल्ट आधार एनरोलमेंट। सो इसमें किसने टॉप किया है, मेघालय ने। तो यूआईडीआई के अकॉर्डिंग मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के बायोमेट्रिक अपडेट्स में, और वेरिफिकेशन ऑफ एडल्ट आधार एनरोलमेंट में, वेरिफिकेशन में, और चाइल्ड के बायोमेट्रिक्स अपडेशन में मेघालय ने टॉप किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेघालय ने टॉप किया है इसमें, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन में और वेरिफिकेशन ऑफ एडल्ट आधार एनरोलमेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक 2 डे कॉन्क्लेव हुआ है जिसका टाइटल था बुद्धा धामा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ पे हुआ है, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। तो बुद्ध से रिलेटेड भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्ट हो रहा है। सुनाओ, ये आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स थे। मेघालय बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आधार रिलेटेड 2 एक्टिविटीज में। फर्स्ट एक्टिविटी है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स ऑफ द चिल्ड्रन, और सेकंड एक्टिविटी है वेरिफिकेशन ऑफ एडल्ट आधार एनरोलमेंट। सो मेघालय बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन में और वेरिफिकेशन ऑफ एडल्ट आधार एनरोलमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धा धामा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये जो कॉन्क्लेव है ये कहाँ पे हुआ है, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। ये 2 दिन का था कॉन्क्लेव, ठीक है। नाउ नामसाई, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट का नाम जरूर ध्यान रखना, नीति आयोग की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अनलॉकिंग $25 बिलियन एक्सपोर्ट, अनलॉकिंग 25
वेट अ सेकंड, हाँ, $25+ billion export. So unlocking $25+ billion export potential. India's hand and power tool sector. ये पूरा नाम है इसका. तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, अनलॉकिंग $25+ billion एक्सपोर्ट पोटेंशियल, और डैश करके है इंडिया हैंड एंड पावर टूल सेक्टर के बेसिस पे, क्योंकि वो भी सेक्टर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, तो वहीं से वो इंडिया फोकस भी कर रहा है इस टाइम. तो ये रिपोर्ट किसके लिए है? एक्सप्लोर्स हाउ इंडिया कैन टैप इनटू ग्लोबल हैंड एंड पावर मेड टूल मार्केट. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट के थ्रू ही होता है. एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है इंडिया, और पावर टूल और हैंड और पावर टूल जो होते हैं उन पे फोकस करना चाह रहा है. ठीक है, सो रिपोर्ट का नाम आप ध्यान रखना, अनलॉकिंग 25+ billion dollar एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर. और ये किस क्षेत्र में जो है बढ़ना चाहते हैं, मतलब किस क्षेत्र के बेसिस पे इसको कॉन्कर करना चाहते हैं, तो ये है आपका ग्लोबल हैंड एंड पावर टूल मार्केट में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन. ये फाउंडेशन है आईआईटी मद्रास की. इन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर ली है फर्स्ट बैच की ऑफ साइबर कमांडोज. तो साइबर कमांडोज को किसने ट्रेन किया है, ये आपको ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन. सो आईआईटी मद्रास से आप ध्यान रखें. और इसमें कितने ऑफिसर्स हैं? 37 ऑफिसर्स. ये साइबर अटैक्स वगैरह को देखेंगे. आप देखो हर टाइप की टीम बन रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टीम है. सो आईआईटी मद्रास में से आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज. ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज डन हो चुकी है. ठीक है, और इससे रिलेटेड है आपका आईआईटी मद्रास, और 37 ऑफिसर्स यहाँ से निकले हैं. नंबर ध्यान नहीं रखना, वो जरूरी नहीं है, पर फर्स्ट बैच किसके थ्रू? आईआईटी मद्रास. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को अभी जीआई टैग मिला है. ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अहमदाबाद से. सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ये होता है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, इसको जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ से रिलेटेड है? अहमदाबाद से. फिर बीटल लीफ, ये कहाँ से रिलेटेड है? थंजावुर. और नेक्स्ट है थोवलाई फ्लावर गार्लैंड, और ये कहाँ से रिलेटेड है? कन्याकुमारी से. मतलब इनको जीआई टैग मिला है. सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो कि कहाँ से है? अहमदाबाद से. बीटल लीफ थंजावुर से, और थोवलाई, और ये कहाँ? थोवलाई फ्लावर गार्लैंड ऑफ कन्याकुमारी को, इनको जीआई टैग मिला है. तीन को प्लेसेस भी ध्यान रख लेना. सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट आपका अहमदाबाद, बीटल लीफ कहाँ के? तंजावुर के, और थोवलाई फ्लावर गार्लैंड कहाँ की? कन्याकुमारी की. ना नेक्स्ट है चपटा चिली, या फिर टोमेटो चिली इसको बोलते हैं. ये कहाँ की है? तेलंगाना की. इसको भी मिला है जीआई टैग. सो चपाटा चिली, या कुछ भी कह लो आप, इसे हिंदी में चपाटा चिली बोलेंगे वैसे. चपाटा चिली या टोमेटो चिली, ये कहाँ की है? तेलंगाना की. इसको भी मिला है जीआई टैग, और ये ऐसे टाइप की होती है दिल्ली. फिर है शहनाई. वैसे वो देखो क्वेश्चन अगर यहाँ से फ्रेम करेंगे तो बनारस शहनाई लिखेंगे. फिर वो ऐसे लिखेंगे कि शहनाई किस जगह की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो वहाँ पे ऑप्शन में बनारस होगा. तो बनारसी शहनाई को अभी जीआई टैग इसको मिल गया, जोग्राफिकल हाई डेफिनेटली. तो आपको देखो 3-4 भी हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है. सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, जिसको जीआई टैग मिला है, ये है ब्लॉक प्रिंट, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट. फिर बीटल लीफ ऑफ तंजावुर. फिर नेक्स्ट है थोवालाई फ्लावर गार्लैंड, कहाँ की? कन्याकुमारी की. फिर है आपका चपाटा चिली, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वेट अ सेकंड. चपाटा चिली, ये कहाँ की है? तेलंगाना की. इसको भी जीआई टैग मिला है. फिर है शहनाई, कहाँ की? बनारस की. इसको भी जीआई टैग मिला है. ठीक है ना. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ये आपका पास हुआ है, और इसने किस किस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है? वो मोटा मोटा ध्यान रखें कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया 1920 का, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, और फॉरेनर्स एक्ट इसको. तो अब इंडिया ने क्या पास किया है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल. सो इंडिया ने पास किया है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल. और किस किस एक्ट को? ये आप देख सकते हो इंडियन एक्ट को. यहाँ से क्वेश्चन मुझे कम ही आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, फिर भी आप इसको एक बार के लिए पढ़ सकते हो. स्किप करना कुछ भी सेफ नहीं है. ठीक है, बाद में आके पछताने से बेटर है यही नहीं पढ़ा, सब पढ़ो. इट. सो मेन जितने भी न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हल्का सा भी चांस है, वो मैंने सारे इंडक्ट किए हुए हैं इनमें. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ये रिप्लेस कर देगा किस को? पासपोर्ट. द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920,
द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और फॉरेनर्स एक्ट 1946। फिर नेक्स्ट है पॉइंटर आपका फिट इंडिया कार्निवल, ये कहाँ पे हुआ था? अभी दिल्ली में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है फिट इंडिया कार्निवल ये कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ था दिल्ली में। सो फिट इंडिया कार्निवल ये कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ था दिल्ली में। सो फिट इंडिया कार्निवल ये कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ था दिल्ली में। फिट इंडिया कार्निवल ये कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ था दिल्ली में। तो फिट इंडिया कार्निवल ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशियस। और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवीन रामगुलम। सो पीएम मोदी को मॉरिशियस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये मॉरिशियस का फ्लैग है, ठीक है। मतलब अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस देश का रिसेंटली पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, तो आपको ध्यान रखना है मॉरिशियस। और अगर और क्वेश्चन फ्रेम करना चाहें तो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नवीन रामगुलम। ये भी मतलब इंडियन ओरिजिन के ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द रेजिना डायलॉग is India's premier conference on geopolitics and geoeconomics, dedicated to addressing some of the most pressing global challenges, hosted annually in New Delhi. So सर आपको क्या ध्यान रखना है? रेजिना डायलॉग कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो कि हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये थे इसमें चीफ गेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है रेजिना डायलॉग वो हर बार ही न्यू दिल्ली में होता है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। और इनकी थीम भी आप मोटा मोटा एक बार पढ़ लेना, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। कालचक्र इसकी रेजिना डायलॉग की वो थी थीम, पीपल पीस एंड प्लैनेट। कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। सो इसमें से क्या ध्यान रखना है कि इस स्लाइड में ध्यान रखना है कि पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, किसने दिया है? मॉरिशियस ने। मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन रामगुलम। फिर नेक्स्ट है कि रेजिना डायलॉग हर साल होता है, कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में। इस बार के चीफ गेस्ट थे आपके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये तो ऐसे पूछ सकता है कि चीफ गेस्ट किस देश के थे, तो न्यूजीलैंड आएगा। या नाम पूछेगा तो क्रिस्टोफर लक्सन। और आपका इसकी थीम थी कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि इंडियाज न्यूक्लियर मिशन टारगेट। इंडिया ने, देखो ये क्वेश्चन भी आया था जब इंडिया की हर स्टेटमेंट जो भी इंडिया टारगेट करता है ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया के न्यूक्लियर मिशन का टारगेट है 100 गीगावाट एनर्जी। और ये कब तक बनाने का टारगेट है? 2047। ये इंडिया का न्यूक्लियर मिशन कह रहा है। सो इंडिया का न्यूक्लियर मिशन कह रहा है कि हम 100 गीगावाट एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं बाय 2047 में। तो या तो ये पूछेगा कि कितनी एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं 2047 तक, या फिर कौन से साल में हम टारगेट कर रहे हैं 1000 गीगावाट एनर्जी को। तो दोनों आपको फैक्ट ध्यान रखना है 100 गीगावाट एनर्जी बाय 2047। और ये क्या? इंडिया न्यूक्लियर मिशन के अंतर्गत। और ये भी ध्यान रख लेना कि इंडिया नेट जीरो टारगेट क्या है? 2070। क्योंकि ये न्यूक्लियर वाला पॉइंट थोड़ा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो दैट्स वाई ये उसमें आते हैं, आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। सो इंडिया नेट जीरो टारगेट है 2070 और इंडिया का 100,000 गीगावाट न्यूक्लियर मिशन है 2000 एनर्जी का मिशन है 2047 तक, आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ने वन तारा को इनॉग्रेट किया है। वन तारा किसका है? इनका फोटो आप देख सकते हो, ये है वन तारा। बहुत फेमस हुआ था ये, थोड़े दिन न्यूज में भी चला था काफी। ये क्या है? एडवांस एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है। और ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। सो ये ध्यान रखना, वनतारा क्या है? एक एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। और ये किसने इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगर इसकी ओनरशिप बोले तो ये अंबानी फैमिली से, ठीक है। और इवेंट में सभी थे, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और आपका राधिका मुकेश। सो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। नाम क्या है इसका? वनतारा। और ये यहाँ पे क्या है? एनिमल रेस्क्यू और कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन होता है, मतलब एनिमल की देखभाल की जाती है, सिंपल। और ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में है। डन। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है कि इंडियन रेलवे इज कंट्रीब्यूटिंग टू मिशन अमृत सरोवर लॉन्च इन अप्रैल 2022 टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी एंड एनहांस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इससे प्रोबेबिलिटी कम है क्वेश्चन आने की, पर फिर भी ध्यान रखें कि रेलवे भी कंट्रीब्यूट करेगा आप मिशन अमृत सरोवर में, जिससे हम
वाटर स्कैर्सिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस कर सकें। सो इंडियन रेलवे भी उसका पार्ट बनने जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन रेलवेज विल कंट्रीब्यूट टू मिशन अमृत सरोवर, जो कि एड्रेस कर रहा है किसको, वाटर स्कैर्सिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नेक्स्ट पॉइंटर है कि दिस डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड राइट अगेंस्ट, ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की हर रूलिंग पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो राइट के ऊपर दो बोले हैं। अभी एक पहला राइट क्या था, राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज अ फंडामेंटल राइट। किसके अंतर्गत है पर, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है विजुअली इंपेयर्ड लोगों को भी जुडिशियल सर्विसेज में आने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी एक फंडामेंटल राइट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स को भी जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी करंट अफेयर्स की, और अभी हमने शुरू भी किया है। अभी तो आज पहली वीडियो थी, तो अभी धीरे धीरे फ्लो बनेगा, बहुत मजा आएगा। बार बार इस वीडियो को देखें, जितनी बार, 2 बार तो एग्जाम से पहले आपको देखना ही है अगर अच्छे से याद रखना है। और वीडियो को जरूर, मतलब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, कमेंट से हमें पता लगता रहता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर हमारी दिशा गलत हो रही हो तो वो भी हम मतलब उस दिशा से मतलब डाइवर्ट कर जाएंगे। अगर हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं या कुछ कमी रह रही है, कुछ भी, मतलब आप कमेंट जरूर करें, आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो को लेके। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप कमेंट जरूर करें, यही से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कल सुबह या कल इवनिंग में आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा इसी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे।